देखो, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा कि अब हमारे पढ़ने का जो सीक्वेंस रहेगा क्या रहेगा, अल्टीमेट टारगेट कैसा है। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या अगर शुरू कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट टारगेट है डी तक पहुंचना, राइट। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख रहे थे। सबसे पहले हमने क्या किया है, डी क्यू के बारे में पढ़ा, फिर डी डब्ल्यू के बारे में पढ़ा, फिर डी यू के बारे में पढ़ा। डी यू के बारे में जब समझने के बाद हम डी क्यू वापस से थोड़ा सा और हमने क्या किया, उसको पढ़ाई की। और बेसिकली अब हमारे साथ सिचुएशन ऐसा है कि चाहे वो डी क्यू, चाहे डी यू, चाहे डी डब्ल्यू, किसी भी टाइप के प्रोसेस के लिए पूछ ले, हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब समझो, जब इतना पार्ट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कार्नोट, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है कार्नोट इंजन। अब कार्नोट इंजन को समझने के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको समझने के लिए हमें जानना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें जानना है कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। अल्टीमेटली क्वाजी स्टैटिक से रिवर्सिबल को हम यहां पे लगाएंगे, पर कार्नोट के लिए सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल नहीं, हमें यह भी पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और इसके लिए सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। तो अल्टीमेटली अब हम क्या करेंगे, सारी जो चीजें पढ़ेंगे वो सब अल्टीमेटली कहां पे जाके यूज करेंगे, कार्नोट इंजन में या कार्नोट थ्योरम में। तो हमारा मेन टारगेट है ये। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल के लिए हम अभी पढ़ेंगे क्या, क्वाजी स्टैटिक, यहां से सीखेंगे। यहां सीखने बाद रिवर्सिबल वाला प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ये सारी चीजें। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट इंजन। ऑब्वियस बात है, हीट इंजन जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहां पे एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें भी हम यहां पे देखेंगे। इंजन के साथ साथ रेफ्रिजरेटर, वो सब जब हम सीख जाएंगे तो इन सबको सीखने के बाद अल्टीमेटली ये सारे टॉपिक को हम मर्ज करेंगे, इन सबको यूज करेंगे, तभी जाकर हम समझ पाएंगे क्या, कार्नोट इंजन। क्लियर है ये? तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो बेटा टॉपिक डालना है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। समझो, जो यहां पे हमने टर्म लिखा है क्वाजी, इसका मतलब होता है नियरली। तो नाम से सीधा समझ में आ रहा है नियरली स्टैटिक प्रोसेस, लगभग रुका हुआ प्रोसेस, या ऐसा प्रोसेस जो देख के समझ में ना आए कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब जो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तुम चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेसेस, infinitely slow processes are called quasi-static process, are called quasi-static process। अब हमें जानना है कि क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस का क्या काम होगा, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस से क्या होगा। तो इसके लिए मैं तुमको दो अलग अलग केसेस क्या कर रहा समझा रहा, राइट। केस वन मैंने इस तरह से लिया कि लेट्स से एक जगह पे मैंने पिस्टन लिया हुआ है और पिस्टन में के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, एक मास रख दिया। लेट्स अज्यूम 1 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से ये गैस को थोड़ा सा क्या किया है, कंप्रेस किया हुआ है, राइट। और जो पिस्टन है वो है अभी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। इसके बाद मैंने क्या किया, पिस्टन के ऊपर से जो 1 किलोग्राम का मास था उसको हटा दिया। जैसे मैं इस 1 किलोग्राम के मास को हटाऊंगा, यह अचानक से क्या होगा, एक्सपैंड होगा, राइट। ये यहां से एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर से वेट हटा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम हुआ, एक्सपैंड होगा तब तक जब तक वापस से प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो लेट्स से कि एक्सपैंड होने के बाद ये आ गया कहां पे, पॉइंट बी पे, राइट। इसके अंदर पे गया। अब अगर मैं दोनों स्टेप को यहां पे ड्रॉ करना चाहूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को किसी भी तरीके के ग्राफ में, लेट्स से पी वर्सेस वी के ग्राफ में अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यार यहां कहीं पे पॉइंट ए है और थोड़ी देर के बाद मैं चेक करूंगा क्या कैसे सब कुछ चेंज हुआ और मैं दूसरे पॉइंट पे चेक बताऊंगा कि यहां पे क्या है, पॉइंट बी। दिक्कत यह है कि ए से बी इतने फास्ट प्रोसेस से गया है कि मुझे नहीं पता कि बीच में किस तरह का स्टेट में था, किस स्टेट में था वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ पता है पॉइंट ए
और मुझे सिर्फ पता है पॉइंट बी। तो मुझे इनिशियल पॉइंट पता है, मुझे फाइनल पॉइंट पता है, मुझे बीच का रास्ता नहीं पता कि भाई किस रास्ते से गया था, पॉलीट्रॉपिक से गया था या किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को यूज करके गया है, कुछ कांस्टेंट रख के गया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब रास्ता नहीं पता है तो इससे प्रॉब्लम क्या राइज होता है? अगर रास्ता पता नहीं है तो रास्ता से अगर वो वापस आना चाहे तो क्या वापस आ पाएगा? यहां से शुरू होता है रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट। साइक्लिक और रिवर्सिबल में ये डिफरेंस है। साइक्लिक मतलब इनिशियल पॉइंट तक उसको आना है, वो कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के। पर रिवर्सिबल प्रोसेस तब कहलाएगा जब इनिशियल पॉइंट पे है लेकिन एग्जैक्टली सेम पाथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। याद करो मैंने तुमको एग्जांपल बोला था, और एग्जांपल मैंने बोला था कि मान लो भिलाई से रायपुर क्या करे, एक चोर भग के जा रहा है और भगते 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 वो गया और एक पेड़ को ऐसे क्रॉस करके गया। दूसरी बार अगर वो एग्जैक्ट सेम पाथ से जा, बस एक पेड़ को इस तरह से क्रॉस करके चला जाए, वो दोनों पाथ क्या कहलाएंगे? अलग अलग। इतना सभी अगर डिफरेंस हुआ, जबकि रिवर्सिबल के लिए कंडीशन है कि जिस पाथ से वो इनिशियल से फाइनल गया था उसी पाथ से फाइनल से इनिशियल है। और ये वन ऑफ द कंडीशन है, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये एक कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए। अब अगर तुमको पाथ ही नहीं पता तो क्या एग्जैक्ट पाथ से तुम वापस आ पाओगे? राइट? इमेजिन करो किसी को किडनैप कर लिया भिलाई में, ले जाके रायपुर में छोड़ दिए और बोले जिस पास से तेरे को लाए थे एग्जैक्टली जा उसी पास से। बेचारे को रास्ता ही नहीं पता, उसको बस आंख खुली तो इनिशियल पॉइंट, राइट, और कुछ देर के बाद फाइनल पॉइंट। जब आंख बंद हुई तो इनिशियल पॉइंट और आंख खुली तो फाइनल पॉइंट, बस उसको ये पता है। कैसे कैसे एग्जांपल देता हूं मैं भी। राइट? अब रास्ता ही नहीं पता तो क्या सेम रास्ते से वापस आ पाएगा? नहीं। मतलब प्रोसेस के रिवर्सिबल होने का कोई चांस है ही नहीं। और अगर तुम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करो तो जितने भी तुमने फास्ट या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़े हैं वो कभी रिवर्सिबल नहीं होंगे। कभी तुमने नहीं पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है या फास्ट रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो। एसिड बेस का रिएक्शन फास्ट है, कभी रिवर्सिबल, राइट? एसिड बेस मिलाने से नमक और पानी मिल जाता है, नमक और पानी मिलाने से एसिड बेस मिलता है क्या कभी? रिवर्सिबल होने की कोई चांस नहीं है। बात आई समझ में? इसकी जगह पे मैं सेकंड केस ले रहा हूं, राइट? इसकी जगह पे मैं सेकंड केस ले रहा हूं। सेकंड केस में मैंने क्या किया? सेम इसी पिस्टन को लिया है, राइट? सेम एग्जैक्टली इसी पिस्टन को लिया है। इसके अंदर पे गैस है, सेम गैस है, बट इसके ऊपर में 1 किलोग्राम के मास को ना रख के मैं 1 किलोग्राम रेत रख दे रहा, सैंड रख दे रहा हूं, राइट? तो इसके ऊपर में मैंने क्या किया है? सेम 1 kg का ही मास रखा है, बट अब क्या है? वो सैंड है। 1 kg का सैंड कुछ 1 kg का कोई भी ब्लॉक रख दूं, वेट तो उतना ही रहेगा, तो ये रहेगा कहां पे? ए पे। अब मैं क्या कर रहा? इससे 1 kg मास को मैं हटाना है पर मैं एक एक ग्रेन हटा रहा, राइट? सैंड जो है, रेत जो है, उसका एक एक पार्टिकल मैं क्या कर हटा रहा। जब मैं इससे एक पार्टिकल हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ मास तो क्या होगा? कम होगा, हल्का से ऊपर जाएगा, पर ये इतना स्लो ऊपर जाएगा कि हमको दिखेगा नहीं, हमको ये रियलाइज भी नहीं होगा कि ऊपर गया। और एक एक ग्रेन करके बहुत टाइम के बाद मैं जब पूरा 1 kg सैंड हटाऊंगा तो ये चीज तो श्योर है अपन कि ये वापस से कहां पे पहुंचेगा? पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बी पॉइंट तक वो जाता हुआ हो सकता है हमको ना दिखे, वो बी तक पहुंचेगा लेकिन वो बी तक जाता हुआ दिखेगा नहीं। अब वापस ये ए से बी तक पहुंचा है लेकिन एक साथ नहीं पहुंचा है, अचानक से नहीं पहुंचा, बल्कि इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस से पहुंचा है। जब एक ग्रेन हटाया तो एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर एक हटाया तो एक स्टेप आगे बढ़ा। तो अब ये ए से बी तक इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट से, इतने पाथ से गया है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो ए से बी एग्जैक्ट किस रास्ते से गया है। जब मैंने एक ग्रेन को हटाया तो यहां पहुंचा, फिर अगले ग्रेन को हटाया तो यहां पहुंचा, ऐसे करते 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 बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ये होता हुआ गया। और जब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा? मिलाऊंगा तो मुझे लाइन मिलेगा। मैथ्स में इनफैक्ट लाइन का डेफिनेशन ही यही होता है कि जब बहुत सारे छोटे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो हम वही जो मिलता है वो क्या है? स्ट्रक्चर, लाइन। तो बहुत सारे स्टेप्स हो गया, इतने सारे स्टेप्स कि मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि किस रास्ते से गया है। अगर मुझे रास्ता पता है तो उस रास्ते से वापस आने के चांसेस भी हैं, मतलब रिवर्सिबल होने के चांस है। यहां पे ये हो गया ए, ये हो गया बी। इन सारे रास्तों को अगर मैं क्या करूंगा? मिलाऊंगा, इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मुझे एग्जैक्टली पाथ दिखेगा। मुझे दिखेगा कि पहले यहां पहुंचा, फिर यहां, और एग्जैक्ट पाथ मुझे दिख जाएगा। अगर पाथ एग्जैक्ट पता है तो प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के चांसेस हैं।
रिवर्सिबल होने के चांसेस अभी भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए एक और कंडीशन अभी चाहिए, एक और कंडीशन। तो पहला, क्वाजी स्टैटिक होने से क्या फायदा होता है, पाथ हमें पता चल जाता है। जब पाथ पता है तो सेम पाथ से वापस आने के चांसेस भी होते हैं। अगेन इसको केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करो। तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस जो भी पढ़े होंगे वो स्लो रिएक्शंस होंगे, जो रिएक्शन स्लो होंगे उन्हीं के रिवर्सिबल होने के चांस है। क्लियर है ये? तो इस एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं कि क्वाजीस्टैटिक का फायदा क्या है, फायदा क्या, क्वाजीस्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या है कि हमको पाथ पता होता है। तो उस लाइन को भी क्या करना है, लिखना है। इस एग्जांपल को लिखोगे, जब भी देखो समझ जाओगे। क्लियर है ये? चलो लिखो 15-20 मिनट और देखो। क्वाजीस्टैटिक समझ लिया हमने, राइट? तो क्वाजीस्टैटिक में हमें क्या होता है, पाथ पता होता है ना, उसको लिख लिया तुमने, ठीक है। अब हमें जानना है कि किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कब बोलेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तब कहलाएगा जब वो एग्जैक्ट सेम पाथ से वापस आए, और जब वो वापस आए तो पीछे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे ये प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं। और ऐसा होने के लिए, राइट, क्वाजीस्टैटिक के साथ साथ एक और कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जाते समय एनर्जी लॉस हो गया तो आते समय ऐसा थोड़ी कि वो वापस मिल जाएगा। भाई फ्रिक्शन अगर अवेलेबल है, रेसिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, जाते समय एनर्जी लॉस हुआ है, तो क्या वापस आते समय वही एनर्जी मिलती है क्या? नहीं। इसका मतलब है एक और कंडीशन है, और वो ये कि किसी भी टाइप का रेसिस्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का कोई एनर्जी का लॉस, और जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तभी जब वो प्रोसेस वापस होगा तो तुमको ऐसा लगेगा कोई चेंजेस नहीं हुए। तो दो कंडीशन हो जाते हैं। तो लिखना है, अ प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिवर्सिबल, a process will be called reversible if it comes back to original point. A process will be called reversible if it comes back to initial point via the exact same path, via the exact same path, leaving no changes behind. Initial point via the exact same path, leaving no changes behind. तो जब वापस आए तो किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, राइट? इसके आगे लिखना है, फॉर प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, फॉर प्रोसेस to be reversible, पहला पॉइंट, it should be quasi-static. It should be quasi-static so that path is known. So that path is known. And second, there should not be any loss of energy. There should not be any loss of energy. और इसको भी तुम क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में तुमने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े होंगे जिसमें से एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो रिवर्सिबल जनरली नहीं होते, राइट? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते। जनरली रिवर्सिबल वही होते हैं जो एक्सोथर्मिक नहीं होते। अब इसमें पूरा ही मतलब रिलेट कर देना है ना, क्योंकि कि सर वहां तो एंडोथर्मिक फिर भी रिवर्सिबल, वो सारी चीजें नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में आधे ज्यादा चीजें तो एक्सेप्शन है ना, तो वो सारी चीजें यहां मत घुसा देना। एक्सेप्शन फ्रैक्शन केस की बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे। क्लियर है ये? अब हमें पता है कि रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोसेस हो वो इनफाइनाइटली स्लो हो, राइट? इतना स्लो नहीं हो सकता, और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी भी टाइप का कोई एनर्जी लॉस ही ना हो। तो कहने का मतलब है, इसके लिए जो दो कंडीशन है वो दोनों आइडियल हैं, और अगर ये आइडियल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, एक आइडियल प्रोसेस है। 100% रिवर्सिबल कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइडियल। अगर ये रिवर्सिबल के लिए कंडीशन है
तो इरिवर्सिबल के लिए क्या होना चाहिए? राइट, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कॉजेस स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए का उल्टा क्या है? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होते हैं। और एनर्जी का क्या हो? लॉस हो। राइट, लाइक एसिड बेस रिएक्शन फास्ट भी है और एक्सोथर्मिक भी है, रिएक्शन एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट लिखना है, अ प्रोसेस विल बी कॉल्ड इरिवर्सिबल, अ प्रोसेस विल बी कॉल्ड इरिवर्सिबल पहला, if it is fast or spontaneous, if it is fast or spontaneous, right, या तो फास्ट है या स्पॉन्टेनियस। और दूसरा, एनर्जी इज लॉस्ट, राइट, तो एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है, जिसकी वजह से ये एक तरीके का क्या है? रियल प्रोसेस है। राइट, ऐसा होता है ना, इरिवर्सिबल होता है। ये तो हो गया क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल साइक्लिक क्या होगा? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस के जितने पाथ है वो रिवर्सिबल भी है, मतलब वो घूम फिर के वापस आ रहा है। राइट, लेकिन वो चाहे तो कहीं से भी अपना डायरेक्शन रिवर्स करके क्या आ सकता है? इनिशियल पॉइंट पे आ सकता है। राइट, तो हम यहां पे बोलेंगे कि लेट से हमारे पास अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, किसी भी टाइप का साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन इस साइक्लिक प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स है वो कैसे हैं? रिवर्सिबल है। नहीं तो ऐसे आगे वापस आ रहा है, पर चाहे तो कहीं से भी अपना रास्ता क्या करेगा? मोड़ेगा और वापस एग्जैक्टली आ जाएगा, है ना। तो इसमें लिखना है रिवर्सिबल साइक्लिक में, अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच एवरी स्टेप इज, अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल साइक्लिक बोलेगा तो सिंपल सा साइक्लिक प्रोसेस, लेकिन कोई सा भी पाथ इरिवर्सिबल। अगर वो वहां से निकला तो घूम फिर के वापस आएगा, वापस डायरेक्शन पलट के नहीं आएगा। अब इनमें से जो हमको क्या करना है? कारनोट के लिए यूज करना है, वो करना है कैसा? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? ये ध्यान रखना, सारी चीजें हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? राइट, बिल्डअप कर रहे हैं कारनोट इंजन को समझने के लिए। क्लियर है? अब इतना जब हमने पढ़ लिया तो अब हमको पढ़ना है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक दो चीजें पढ़ ली, अब हमें वो देखना है, और उसी में हम देखेंगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? चलो ठीक, दो बेटा। अब हमें क्या करना है? देखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वो पार्ट है जहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस लिखाने का तरीका होता है वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। केमिस्ट्री में मोस्टली क्या करते हैं? एंट्रोपी वगैरह की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हम पढ़ते हैं यहां पे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट है, दोनों का जो कोर मीनिंग है वो सेम है, लेकिन डिफाइन अलग अलग तरीके से किया गया है। राइट, डिफाइन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से किया गया है। पहला जो है वो है कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। राइट, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है रेफ्रिजरेटर के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्लॉजियस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है किसके लिए? सॉरी, ये दिया है हीट इंजन के लिए, मेरे मुंह से रेफ्रिजरेटर निकल गया था। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो दिया है वो किसके लिए दिया हुआ है? हीट इंजन के लिए। और क्लॉजेस दिया है किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। पहले दोनों को क्या करना है? लिखना है, उसके बाद हम समझेंगे। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में लिखना है, नो हीट इंजन कैन एवर बी डिजाइंड, no heat engine can ever be designed whose sole purpose
whose sole purpose is to absorb heat and completely converts into work done. इसी में एक लाइन आगे लिखना है, राइट? इसी को अगर हम और अच्छे से या शॉर्ट उसमें डिफाइन करना चाहें तो इसी में लिखना है, नो हीट इंजन कैन एवर बी डिजाइन्ड which has efficiency of 100%. No heat engine can ever be designed which has efficiency of 100%. ये हमारा क्या, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। दूसरा जो क्लॉजेस स्टेटमेंट है ये दिया है रेफ्रिजरेटर के लिए, इसको भी लिखना है क्लॉजियस स्टेटमेंट। इसमें लिखना है, नो रेफ्रिजरेटर कैन एवर बी डिजाइन्ड whose sole purpose is to absorb heat without any external work. समझो। तो यहां पे हमारे पास जो भी दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट देखने सुनने में थोड़ा अलग सा जरूर लग सकता है, पर इनका जो कोर है, राइट, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम है। कैल्विन प्लैंक्स का जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, कभी ऐसा हीट इंजन नहीं बना पाएंगे जिसमें जितना भी हम हीट क्या करें, एब्जॉर्ब करें, वो 100% कन्वर्ट हो जाए किसमें, वर्क डन में। इंजन का काम होता है हीट को एज इनपुट लेना और कन्वर्ट करना किसमें, वर्क में। तो आउटपुट हमारा क्या होता है, वर्क का। इनका कहना है कि जितना भी तुम हीट एब्जॉर्ब करोगे, जितना भी तुम हीट लोगे, पूरा का पूरा 100% हीट, राइट, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो लॉस करना ही पड़ेगा। अब जब हम हीट की बात करते हैं और वर्क की बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करने में परेशानी होती है। तो इसको विजुलाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश हम ऐसा कर रहे हैं कि हीट को इक्विवेलेंट मान रहे हैं किसके, वाटर के, राइट। पानी को विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहां भी बोला जा रहा है कि भाई पानी कितना भी हो, राइट, पानी कितना भी भरा हो, पानी के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पानी हो तुम उससे वर्क नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बहुत बड़ा डैम है जिसमें खूब सारा पानी है, उसमें अगर मैं कोई टरबाइन डाल दूं, क्या टरबाइन घूमने लगेगा? अगर टरबाइन घूमेगा नहीं तो उससे हम वर्क नहीं ले पाएंगे। अगर टरबाइन को घुमाना है तो पानी को बहना पड़ेगा। अगर पानी बहना शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हाइट से वही क्या करे, पानी गिरना शुरू कर दे, तो वहां पे हम टरबाइन लगा के उसको घुमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो पानी इस तरह से गिरेगा तो पानी लॉस होगा ही होगा। इनका यही कहना है कि तुम बिना पानी वेस्ट किए, बिना पानी को लूज किए टरबाइन को नहीं घुमा सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारा पानी बिल्कुल लॉस ना हो। मैं पानी को हीट से क्या कर रहा, कंपेयर कर रहा, कि पानी तुम्हारा एक भी लॉस ना हो और तुम उससे वर्क लेते रहो, कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर बहुत बड़ा डैम है, पानी भरा हुआ है, पर उसमें टरबाइन डालोगे तो घूमेगा नहीं। और अगर वर्क लेना है, टरबाइन घुमाना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो पानी को बहना ही पड़ेगा। और अगर पानी बहेगा तो पानी लॉस, मतलब लॉस तो होगा ही होगा। जैसे मैं समझाता हूं, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए पानी गिर रहा है और नीचे में बहुत बड़ा सा कंटेनर बना ले और उस कंटेनर में पानी को स्टोर कर ले। ठीक है, ऐसा डाउट आ रहा है उनमें, सर पानी लॉस होने समझ गया। पानी तुमने नीचे कंटेनर में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, अब करोगे क्या उसका, करोगे क्या उसका, उससे कैसे टरबाइन घुमाओगे? सर वापस उसको ऊपर ले आए। तो भैया ये मुझे बताओ, जब वापस उसको ऊपर लाओगे तो पानी ऊपर खुद से जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। जितना तुमने उससे वर्क लिया
उसको वापस करने के लिए एटलीस्ट उतना ही वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो तुम्हारा सेंस क्या हुआ फिर? बात आई समझ में? जिनके दिमाग में आ रहा है कि सर देखिए पानी वेस्ट होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जब वो पानी क्या आएगा, नीचे आएगा, और हाइट में रखा पानी हमारे काम का है। समझ में आ रहा है? जो हाइट में रखा पानी है वही हमारे काम का है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, राइट, वर्क में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जब पानी ऊपर से गिरेगा तभी टरबाइन घूमेगा। थोड़ा पानी गिरे चाहे ज्यादा पानी, खूब सारा पानी है पर फ्लो नहीं कर रहा है तो हमारे काम का थोड़ा ही सा पानी है पर गिर रहा है तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से हम वर्क ले सकते हैं, जो काम करना है उससे कर सकते हैं। फिर दिमाग में आता है, जैसे मैं बोलता हूं कि पानी नीचे गिरेगा तो वेस्ट हो गया, तो सर नीचे कंटेनर में उसको कंटेन कर लेंगे, लेकिन नीचे रखा पानी कोई काम का नहीं है, तो सर पंप लगा के ऊपर, तो भैया पंप लगा के ऊपर करोगे तो उसके लिए तुमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और कम से कम उतना ही करना पड़ेगा जितना नीचे गिरते समय तुमको मिला है। ये तो आइडियल केस हो गया। रियल केस में पता है, नीचे गिरते समय जितनी एनर्जी नहीं मिलेगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। तो यहां पे नेट वर्क डन तुमको मिला ही नहीं, इसीलिए वो कह रहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो वेस्ट होगा ही होगा। इनका वही कहना है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हीट इंजन में कुछ ना कुछ हीट तो क्या होगा, वेस्ट होगा ही होगा। अब आया समझ में? ये है इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से क्लॉजेस का स्टेटमेंट है कि भैया तुम कुछ भी कर लो, कभी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जो ठंडे से क्या करे, हीट एब्सॉर्ब करके उसको हॉटर एनवायरनमेंट में फ्लो कराए, क्योंकि हमको पता है कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो खुद से नहीं कर सकता। इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने आप पानी नीचे से ऊपर जाए। पानी कम हाइट से ज्यादा हाइट तक खुद से नहीं जा सकता, जा सकता है पर खुद से नहीं जा सकता। नीचे से अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो पंप लगाते हैं, राइट, वाटर पंप वगैरह, उनका काम ही यही होता है, और वाटर पंप एक्सटर्नल वर्क करते हैं और हम पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो इनका भी वही कहना है कि अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कराना है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर कम हो गया, एनवायरमेंट का टेम्परेचर उसके कंपेरेटिवली ज्यादा है, वहां से हम और हीट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो कभी नहीं होगा कि अपने आप हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क से ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? ये है इनका स्टेटमेंट। अब हम यहां पे हीट इंजन समझना चाह रहे हैं, राइट, हीट इंजन। तो हीट इंजन बेसिकली होता है कि एक तरफ से हीट फ्लो होगा, और हीट तब फ्लो होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, है ना, हाइट का डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो होगा, पानी फ्लो होगा तो बीच में टरबाइन लगा लो, उससे वर्क ले लो, और हीट फ्लो होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब हीट फ्लो होगा तो उससे हम वर्क क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसका जो मेन होता है वो ये कि एक हमारे पास होता है हॉट रिजर्वायर, जहां पे हमारे पास क्या है, बहुत सारा हीट है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कितना, T1, और यहां से जब हीट फ्लो होगा तो हीट फ्लो होके जाएगा किसमें, सिंक में, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम, T1 ज्यादा है किससे, T2 से। अब जब ऐसा होगा तो इससे हीट फ्लो होना शुरू होगा, ये हो गया क्या, Q1। जैसे ही Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा, इससे हम W अमाउंट ऑफ वर्क क्या करेंगे, ले लेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक में चला जाएगा। तो ये वो अमाउंट है जो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कह रहा है कि भाई कुछ भी कर लो इतना तो वेस्ट होगा ही होगा। अब अगर हम क्या करें, देखें तो ये हो गया हमारा इनपुट हीट, राइट, ये क्या हो गया, इनपुट हीट, ये हमारा आउटपुट नहीं बोलना है, ये वेस्ट हीट है या रिलीज हीट। हमको आउटपुट में ये हीट चाहिए था क्या, तो ये आउटपुट नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का वेस्ट हीट है, रिलीज हीट है जो फ्लो हो गया, और ये हमारा आउटपुट है, राइट, ये हमारा क्या है, आउटपुट वर्क। अगर हम यहां पे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी पहले पढ़ा हुआ है, अरे पढ़ा हुआ है पावर में, और एफिशिएंसी का एक ही मतलब होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, राइट, एफिशिएंसी का एक ही मतलब होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यहां पे आउटपुट क्या है, वर्क, और इनपुट क्या है, ध्यान देना दो हीट है यहां पे, एक इनपुट और एक रिलीज, फिर वही आउटपुट, दो हीट है, एक इनपुट और एक रिलीज, वेस्टेड। जब भी एफिशिएंसी निकालना होगा हमेशा क्या लिखेंगे, इनपुट हीट ही देखना है, हमें हमेशा इनपुट हीट देखना है। आउटपुट वर्क कितना, W डिवाइड बाई Q1, राइट। हम चाहे तो W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस, भाई लेट्स से 10 जूल हीट आया, 2 जूल वर्क हुआ और 8 जूल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो W को हम लिख सकते हैं क्या, Q1 माइनस डिवाइड बाई Q1, या फिर 1 माइनस Q2
डिवाइड बाई Q, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो अगर मुझे क्या करना है, परसेंटेज में निकालना हुआ एफिशिएंसी, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक हीट इंजन के लिए। तुम खुद समझ सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी 100% तब हो सकता है जब Q2 क्या हो, 0। लेकिन Q2 0 नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी हीट वेस्ट ना हो, तो एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती। क्लियर है? ये हमारा फ्लो डायग्राम है किसका, हीट इंजन का। पहले बनाओ इसको। क्या एग्जैक्टली अपोजिट बोल सकते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, हीट लेके वर्क करते हैं, वहां पे वर्क करके हीट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम क्या करें, रेफ्रिजरेटर को इसके पैरेलल ड्रॉ करें, राइट, तो यहां भी सिमिलर टाइप के क्या होंगे, सिस्टम होंगे, बस थोड़ा सा नाम हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। ये T2 है, ये T1 है, ये हमारा क्या है, कोल्डर ऑब्जेक्ट, जिससे हमें फर्दर और हीट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट, और इसके कंपैरिजन में ये हो गया हमारा हॉट सराउंडिंग, राइट, हॉट सराउंडिंग बोल सकते हैं, राइट। फ्रिज के अंदर का टेंपरेचर ऑलरेडी कम है, उसके बावजूद हमें क्या करना है, हीट एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर इससे हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जब Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए हमें W वर्क करना पड़ रहा है, तो टोटल Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किसमें, सराउंडिंग में। अभी भी T1 ज्यादा है किससे, T2 से। अब यहां पे एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करते हैं, एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करते क्योंकि हमें यहां पे कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा। आउटपुट मिलने करने का मतलब ऐसा नहीं है कि W अमाउंट ऑफ वर्क करके हमको Q1 अमाउंट ऑफ हीट चाहिए था। रेफ्रिजरेटर का काम ये नहीं है कि हमने रेफ्रिजरेटर को चालू किया, क्यों, ताकि उस समय Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिले। रेफ्रिजरेटर को रूम गर्म करने के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं है ना। तो ये हमारा आउटपुट नहीं है, एक तरीके से हमारा काम था सिर्फ हीट को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, इसलिए यहां पे एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं होगा। यहां पे हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। टर्म हम यूज करेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, अल्फा से। और अल्फा का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि भाई कितना हीट हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, और उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा। ये आउटपुट का सिस्टम यहां पे नहीं है। कितना हीट हमने एक्सट्रैक्ट किया है, Q2 इतना हीट एक्सट्रैक्ट किया है, और उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, W। हम यहां भी चाहें तो क्या कर सकते, लिख सकते हैं Q2 डिवाइड बाई W, जो है वो Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस के बराबर। 10 जूल एक्सट्रैक्ट किया, उसके लिए 5 जूल वर्क करना पड़ा, टोटल 15 जूल हमने क्या कर दिया, बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहां में हम लिख सकते हैं क्या, Q1 माइनस Q2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ये? तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, राइट। एक एफिशिएंसी का, वो आ गया 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, और यहां पे Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। अब समझो, अगर तुम इन दोनों के डायग्राम को देखो तो एग्जैक्टली उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो कभी कभार क्या करेगा, तुमसे क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे पास एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है 10% फॉर एग्जांपल। अगर इसी हीट इंजन को मैं रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दूं, मतलब एग्जैक्टली उल्टा काम कराऊं, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा। या कभी बोलेगा कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इतना है, अगर उसको हीट इंजन में कन्वर्ट कर दे तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। इसका मतलब है हमें अल्फा और एटा जो एफिशिएंसी, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन आराम से निकाला जा सकता है। सिंस यहां भी Q2 बाई Q1 है, इसको भी उल्टा कर दो तो Q2 बाई Q1 आ जाएगा। उन दोनों सिमिलर पॉइंट से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनके बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। क्लियर है ये? चलो इसको भी लिखो। तो यहां पे क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हीट इंजन को अगर रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दें या रेफ्रिजरेटर को हीट इंजन में कन्वर्ट कर दें, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स, तो एफिशिएंसी अगर इसकी इतनी थी तो रेफ्रिजरेटर बनने के बाद उसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इतना था तो हीट इंजन बनने के बाद उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ध्यान रखना, एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही होगा। 1 होने के लिए Q2 की वैल्यू या हीट लॉस की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी अलाउ नहीं करेगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, देखना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा एंड एफिशिएंसी एटा। अब रिलेट करने का तरीका सिंपल है। देखो इस सबको मैं याद नहीं रखता हूं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तुम अगर चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो निकालने का तरीका तुमको पता होना चाहिए।
एटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 माइनस Q2 बाई Q1, राइट। इसी तरह से अल्फा में भी Q2 बाई Q1 है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, और Q1 माइनस Q2 उसमें के लिए वर्क करना पड़ा है। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q2। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1 बाई Q2 माइनस 1, यही हो जाएगा। इसी पॉइंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। भाई दोनों में Q1 बाई Q2 है, यहीं से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, राइट। और चाहो तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लोगे तो Q2 बाई Q1 इसका हो जाएगा, ये कितना था, अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा। उल्टा करोगे तो क्या, अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, यही हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो यहां से लिखोगे तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट, एच आई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट करो अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। तो एटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब ये नॉर्मल है कि यार अलग अलग बुक में अलग अलग मॉडल में अलग अलग टाइप से लिखा हो, है ना। कहीं पे अल्फा की वैल्यू लिखी होगी एटा के टर्म में, कहीं एटा के टर्म में। तो अपने हिसाब से तुम इसको क्या कर लो, चेक कर लो। इसको याद वाद नहीं रखा जाता, जनरली हमको पता होना चाहिए कि भाई कैसे इनको रिलेट करते हैं। अगर कभी भूल भी जाओ तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। एक जगह से Q2 बाई Q1 की न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के तुम दूसरी जगह पुट कर दो, और नहीं तो अगर याद रख सकते हो तो उसको याद रखो। क्लियर है ना। एटा देके अल्फा पूछे चाहे अल्फा देके एटा पूछे कर सकते हो। क्लियर है। अब एक चीज और, मैं यहां पे तुमको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा कि भाई एक हीट इंजन है, उसको इतना हीट लिया, इतना हीट रिलीज किया, बताओ एफिशिएंसी कितनी, राइट। एक हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है, उसको इतना हीट हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके लिए इतना टोटल वर्क करना पड़ा, बताओ उसका कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस कितना है। ये सब 11th क्लास के बच्चों को खुश कराने के लिए होता है, वो क्वेश्चन नहीं। हम क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर तरीके का जो एक्चुअली कंपटीशन के हिसाब से आ सकता है, राइट। तो उस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, सही तरीके से हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, उसको मैं लिखवा भी दे रहा है ना, साइड में इसको लिख लेना। मान लो कोई एक कमरा है और कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। अगर मैं रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दूं, चालू है कोर्स, तो कमरे का जो तापमान है, रूम का जो टेम्परेचर है, वो हिंदी इंग्लिश सब मिक्स होते हैं ऐसे में, तो रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में कि रूम है, रूम में अगर हम क्या करें, रेफ्रिजरेटर का गेट खोल के छोड़ दें तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन है कम होगा क्योंकि सामने से ठंडी हवा आएगी, दूसरा सेम रहेगा, जितना हीट इधर से एब्जॉर्ब करेगा दूसरे साइड से निकाल देगा, तीसरा इंक्रीज होगा, और चौथा डिपेंड करता है किस ब्रांड का रेफ्रिजरेटर। चलो कितने कह रहे हैं डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, कितने कह रहे हैं सेम रहेगा, सेम रहेगा, वेरी गुड। कितने कह रहे हैं इंक्रीज होगा, अरे बाप रे। कितने कह रहे हैं डिपेंड करेगा सर किस ब्रांड का है। तो देखो बेटा, अगर रेफ्रिजरेटर का गेट हम क्या कर दें, खुला छोड़ दें किसी भी कमरे में, तो जो रूम का टेम्परेचर होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन सिंपल है, अगर दरवाजा तुमने खुला छोड़ा और मम्मी ने तुमको देख लिया तो ये थप्पड़ पे थप्पड़, ये थप्पड़ पे थप्पड़, पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट में, तो टेम्परेचर क्या होगा। कभी चीज देखा है कि तुम अगर घर का रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोलो, फ्रिज, और ऊपर से नीचे तक देख लो, मम्मी कहीं भी रहे उनकी नजर तुम पे पड़ जाएगी और 2-4 गालियां तुम खा ही जाओगे। मम्मी के अकॉर्डिंग तुम्हारा काम ऐसे होना चाहिए, अंदर हाथ डालो और निकाल लो। मेरे घर में ऐसा कि अगर तुमने ऐसे गेट खोला और ऊपर से नीचे तक तुमने देख लिया तो मम्मी का उतने में गाली देना शुरू कि तो तुम उसको कर दे, उसकी कूलिंग खत्म कर दे, खुला छोड़ दे, ऐसा ऐसा। तो जब मैं अलग रहने लगा, बाहर रहने लगा यहां इस तरह से, और जब मैंने पहली बार रेफ्रिजरेटर खरीदा तो मैंने अपने बचपन की फैंटेसी पूरी की, गेट ऐसे खोल के ऐसे करके ऊपर से देखो। इतने छोटे छोटे सपने मेरे, और कुछ नहीं। राइट, रेफ्रिजरेटर का रूम का जो टेम्परेचर वो क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन ये है कि हमको ऐसा लग रहा है सर जितना हीट क्या करेगा, लेगा उतने हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ऐसा नहीं बेटा। Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेने के लिए उसको W अमाउंट ऑफ वर्क भी करना पड़ेगा, और दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करके हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसके लिए वर्क भी तो कर रहा है। वो जो कंप्रेसर होता है पीछे, जब बहुत देर के बाद जाने तो गुर्र की आवाज शुरू हो जाती है, वो क्या है, कंप्रेसर ऑन होना, मतलब वो वर्क कर रहा है।
और वही जो वर्क है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होगा हीट में। तो जितना एब्जॉर्ब किया और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, दोनों को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें खुद देखो, जब हीट इंजन हमने बनाया था तो वो क्या कर रहा था, रेफ्रिजरेटर जब बनाया था तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए W अमाउंट ऑफ हीट, W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, और टोटल हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहां पे हम आंसर क्या लगाएंगे कि हीट क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेना है। क्वेश्चन क्या लिखना है, इफ, लिख लो यहीं पे, लिख लो कहीं भी, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, if the door of a refrigerator is kept open in a room, then temperature of the room will, then the temperature of the room will, option A, remain same, right, second, decreases, third, increases, fourth, depends upon the type of refrigerator। आंसर क्या लगाएंगे, इंक्रीजेस, है ना। उसको लिख लो और इसको भी लिख लो। देखो, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करा रहा कि एक हीट इंजन है जिसने इतनी हीट क्या की लिया, उतना वर्क किया, इतना रिलीज कर दिया, बताओ कितना वर्क है, राइट, या कितनी एफिशिएंसी है। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, राइट, कि 10 जूल लिया हुआ है 5 जूल कन्वर्ट कर दिया, या 10 जूल या 2 जूल क्या किया, वर्क में कन्वर्ट किया। ये फालतू के क्वेश्चन है। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि मान लो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट, एक तरफ हमने लिया है क्या, प्रेशर, और एक तरफ हमने लिया है क्या, वॉल्यूम। अब यहां पे एक हीट इंजन है जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और उसका जो वर्क है वो कुछ इस टाइप का है, राइट, ऐसे। इसमें वैल्यू गिवन है, लेट्स से ऐसे ले रहे, ये हो गया क्या, P0, ये V0, 2V0, और ये 2P0। इस ग्राफ को मैं देख के बता सकता हूं कि ये हीट इंजन है। इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूं कि ये क्या है, हीट इंजन, क्योंकि ग्राफ कैसा है, साइक्लिक, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और रेफ्रिजरेटर है, सॉरी हीट इंजन है, तो हीट इंजन हमारे लिए वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम होना चाहिए। अगर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज बना देता तो वर्क डन माइनस में आता, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और हम सिस्टम पे कम वर्क करेंगे, रेफ्रिजरेटर के। तो हो सकता है कभी कभार मैं क्वेश्चन, या कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक क्लॉकवाइज दे दे और एक एंटी क्लॉकवाइज पीवी ग्राफ दे दे, और बोलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, करे ऐसा जरूरी नहीं है पर कर सकता है। तो क्लॉकवाइज रहेगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है, हीट इंजन हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के लिए वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। कैसे, पहले मैंने रेफ्रिजरेटर बोल दिया क्या, हीट इंजन ही बोला मैंने, ठीक है, अब दिमाग नहीं काम कर रहा उतना। एनीवे, तो यहां पे हमारे पास क्या है, बोल दिया है कि भाई n मोल्स लेट्स से ऑफ डायटोमिक गैस बोला है, राइट, n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस है, और ये पूछा है कि भाई इसके लिए क्या करना है, एफिशिएंसी बतानी है। अब ये ट्रिकी पार्ट है। यहां पे ट्रिकी पार्ट इसलिए है क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा सर हीट इसके लिए हम तुरंत क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन और हीट सेम आएगा, तो ऐसे तो 100% आ जाएगा। पर ध्यान रखना, जब हमने हीट पढ़ा है तो हीट में वहां पे दो था, एक Q1 और एक Q2। एक हीट था इनपुट और दूसरा था रिलीज्ड। जब एफिशिएंसी हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमें किस हीट को कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट हीट को। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट हीट। इस चीज का ध्यान रखना है, सारे हीट को कंसीडर नहीं करना है। ऐसा हीट जो रिलीज हो रहा होगा सिस्टम से उसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ किस पॉइंट को लेना है, इनपुट हीट। और यही हमारे लिए क्या है, चैलेंज वाली बात है, यह आइडेंटिफाई करना कि इस प्रोसेस में इनपुट हीट कौन कौन सा है, राइट। इसको मैंने दे दिया A, इसे लिख दिया B और इसे लिख दिया C। सबसे पहले निकालना वर्क डन, वो तो आसान है, वर्क डन सीधा निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगा एरिया इंक्लोज्ड इनसाइड द ग्राफ, और वो आएगा हमारे लिए हाफ P0 V0। समझ में आ रही बात, हाफ P0 V0, ये आ गया वर्क डन। अब रह जाता है कि भाई मुझे इनपुट हीट आइडेंटिफाई करना है। इनपुट हीट का मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर कोई हीट पॉजिटिव आएगा वो क्या होना चाहिए, इनपुट हीट होना चाहिए। तो अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे,
तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है du और dw की हेल्प से हम क्या करेंगे, dq निकालेंगे। dq निकालेंगे, राइट। dq हमको निकालना है du और dw की हेल्प से। अब हमारे पास टोटल कितने वो हैं, 3 प्रोसेस है, a से b, b से c और c से e। तो इसको हमने ऐसे लिखा, एक तरफ हमने लिखा du, एक तरफ लिख रहे हैं क्या dw, और एक तरफ लिख रहे हैं क्या dq। सबसे पहले हम देख रहे हैं a से b के लिए, a से b के लिए। जब हम a से b जाएंगे तो हमें बस ये जानना है कि du पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, हमें यही जानना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं, टेम्परेचर अगर हमें पता चल जाए तो हम du के बारे में पता कर सकते हैं। तो हमने यहां पे बोला लेट P0 V0 इज इक्वल टू nR T0। यहां पे P0 V0 है तो यहां का टेम्परेचर T0, यहां पे प्रेशर डबल हो गया तो 2T0, यहां पे V2 T0। समझो जरा, आया? सिंपल सा। यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम था तो T0, यहां पे प्रेशर डबल है, वॉल्यूम सेम है तो 2T0, यहां पे वॉल्यूम बस डबल है तो भी 2T0 होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, A से B के लिए अगर हम क्या करें, du को देखें, राइट। A से B के लिए du को देखें तो du पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव। कैसे पता, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर। तो du कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। dw, A से B के लिए dw जीरो, तो ये हो गया जीरो। अगर ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आया? क्योंकि dq निकाला जाता है du प्लस dw से, ये पॉजिटिव है, जीरो, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है ये इनपुट हीट है और इसको हमें कंसीडर करना है। फिर हम देख रहे हैं कहां से कहां, B से C, राइट। फिर हम देख रहे हैं इसको B से C के लिए। तो अगर हम B से C तक इसको क्या करें, चेक करें, तो du की वैल्यू, वेरी गुड, कैसा, जीरो। dw, सिंपल एक्सपेंशन कंप्रेशन, वो देखो V0 से कहां जा रहे हैं, 2V0, क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो कैसा, तो यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो जीरो, ये पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा, मतलब ये भी इनपुट हीट है, इसको भी कंसीडर करना है, इसको भी कंसीडर करना है। फिर आ रहा है C से A, C से A तक देखो, du, C से A du नेगेटिव, dw भी नेगेटिव, कंप्रेशन है, राइट। तो ये भी कैसा है, तो ये नेगेटिव, तो ये भी। और अगर dq नेगेटिव आ रहा है मतलब हीट गिवन, हीट रिलीज बाय द सिस्टम है, ये इनपुट हीट नहीं है, इसको कंसिडर। सर अगर एक जगह प्लस आ जाए, एक जगह माइनस आ जाए तो बेटा वैसे केस में हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी पड़ेगी। प्लस ज्यादा है, माइनस कम है, तो ओवरऑल प्लस आ गया, प्लस कम है, माइनस ज्यादा है, तो ओवरऑल, तो ऐसे केस में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी पड़ेगी कि ओवरऑल प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमें इनपुट हीट क्या चाहिए, निकालना है, तो AB और BC वाले के प्रोसेस के हीट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो देखो dw तो जीरो है, तो हमें यहां पे निकालना है क्या, du ऑफ AB, ये जीरो हो गया। फिर इसमें आते हैं, du ऑफ BC जीरो है, तो क्या लिखेंगे, dw ऑफ BC, खत्म। बात आ रही समझ में? ऐसे लिखेंगे। अब du का तो एक ही फॉर्मूला है, NCV डेल्टा T, और BC का एरिया अंडर द ग्राफ से निकाला जा सकता है, राइट। एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ इसके नीचे का निकालेंगे तो ट्रेपेजियम है, कितना आ जाएगा, 3/2 P0 V0, निकाला है कई बार, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/2 P0 V0। हम यहां पे लिखेंगे N, डायटोमिक गैस है, CV की वैल्यू 5/2R, और du ऑफ AB डेल्टा D कितना है, T0 प्लस 3/2 P0 V0, तो यार है 5/2 nR T0, और nRT को रिप्लेस कर सकते हैं P0, तो ये हो गया बेटा 5/2 P0 V0 प्लस 3/2 P0 V0। नेट कितना हो गया, 8/2, मतलब 4 P0 V0। ये हमें मिल गया इनपुट हीट। ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं कि एफिशिएंसी पूछे, तुमसे बोलेगा इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ इनपुट हीट बता दो कि कितनी वैल्यू है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, हम बोलेंगे वर्क डन है हमारे पास ½ P0 V0 और इनपुट हमारे पास
4 पी नॉट वी नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर मान लो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 1/8 इंटू 100, राइट, 12.5। तो एफिशिएंसी आएगी 12.5%। और बेटा एक्चुअल में जो हीट इंजन वगैरह बने होते हैं इनकी इनएफिशिएंसी ऐसी होती है 10%, 12%, 20% तक। अब जाके कई हाईली एफिशिएंट इंजन बनाए हैं जो थोड़ा सा 20-30% डीजल इंजन वगैरह की एफिशिएंसी गई है, पर एफिशिएंसी नॉर्मली इसी रेंज में रहता है। ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे क्या करेगा पूछेगा तो एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लियर है ये? क्योंकि इसमें तुमको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्या है ना। चलो करो, एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, लास्ट बचेगा कार्नोट इंजन, जिसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और वो भी अराउंड 1 घंटे का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन हम और करेंगे। चलो तो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस ही ले रहे हैं। एक साइड पे हमने क्या लिया है, प्रेशर, और दूसरी साइड पे वॉल्यूम, और हमने कहा कि इस तरह का हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, राइट, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। वैल्यू हमने इसमें ले लिया कि ये हमारा क्या है, पी नॉट, ये ले लिया वी नॉट, ये है हमारा 2 पी नॉट, और ये है क्या 2 वी नॉट। अगर इसमें क्या करें देखें तो ये हमने बोल दिया ये है ए, बी, सी और डी। अगेन हमें क्या करना है, निकालना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका वही है, वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट हीट। और इनपुट हीट को तुमको क्या करना है, पहचानना है। कर सकते हो खुद से? चलो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं। देखो पहले तो हमें टेम्परेचर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट्स से वही पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एनआर टी नॉट, मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी नॉट, यहां पे 2 टी नॉट, यहां पे वेरी गुड 4 टी नॉट, यहां पे 2 टी नॉट। तो टेम्परेचर कंसीडर करना आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना है। तो हम लिखेंगे कि भाई जो एफिशिएंसी है वो वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट हीट, और मेन इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो इनपुट हीट का ही रखना है। वर्क डन हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्राफ, तो वो हो जाएगा कितना, पी नॉट वी नॉट। अब बात रहेगी किसकी, इनपुट हीट की। वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं इनपुट हीट। अब इसमें कितने प्रोसेस हैं, 4। तो सबके लिए हम देखेंगे डी यू, फिर देखेंगे डी डब्ल्यू, और इनकी हेल्प से देखेंगे डी क्यू। पहला प्रोसेस है ए से बी से सी से डी और डी से ए, राइट। यही हमें क्या करना है, देखना है। अब जरूर देखें ए बी में अगर देखें ए से बी डी यू टी नॉट से 2 टी नॉट जा रहा, मतलब पॉजिटिव, डी डब्ल्यू 0, तो ये भी कैसा होगा, इनपुट हीट है, लेंगे। बी से सी डी यू पॉजिटिव, डी डब्ल्यू एक्सपेंशन है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इनपुट हीट है, लेंगे। सी से डी नेगेटिव, टेम्परेचर कम हो रहा है, डी यू नेगेटिव, डी डब्ल्यू 0, तो ये नेगेटिव, इनपुट नहीं है, राइट, हीट रिलीज है, नहीं कंसिडर करेंगे। डी से ए, राइट, ये भी नेगेटिव है, वर्क डन भी नेगेटिव है, कंप्रेशन इसलिए, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा, अगेन कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हमें इनपुट हीट लेना है डी क्यू, तो वो इन दोनों में आ रहा है, और उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा डी यू ऑफ ए बी, ये तो 0 हो गया, फिर डी यू ऑफ बी सी प्लस डी डब्ल्यू ऑफ बी सी, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब डी यू ऑफ ए बी, ए से बी है ना, हम लिखेंगे क्या, एन सी वी की वैल्यू 5/2r, और डेल्टा टी कितना, टी नॉट। फिर बी से सी एन 5/2r, और डेल्टा टी कितना है, 2 टी नॉट, तो 2 टी नॉट, वर्क डन बिटवीन बी टू सी, राइट। इसके लिए देखेंगे तो 2 पी नॉट वी नॉट, एरिया अंडर द ग्राफ, या आइसोबैरिक प्रोसेस है, पी वी टू माइनस वी वन लिख सकते हो, तो लिखोगे 2 पी नॉट वी टू माइनस वी वन, तो वही आ जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा 2 पी नॉट वी नॉट, तो यह आ जा रहा है 5/2 और 10/2, मतलब 15/2, ये आ गया कितना, 15/2 एनआर टी नॉट, और एनआर टी नॉट को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट वी नॉट, तो ये वाला पार्ट आ गया 15/2 पी नॉट वी नॉट प्लस 2 पी नॉट वी नॉट, तो टोटल आ गया हमारे पास 19/2 पी नॉट वी नॉट। ये आ जाएगा ना, ऐड करना, इन दोनों को ऐड करोगे, एनआरटी को रिप्लेस कर दोगे पी नॉट वी नॉट से, ये भी मिल गया। तो एफिशिएंसी हम निकालेंगे, वर्क डन है
पी नॉट वी नॉट, और ये हमारे पास 19/2 पी नॉट वी नॉट, ये कैंसिल होगा। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो एफिशिएंसी का परसेंटेज आएगा 2/19 इंटू 100। अप्रोक्सीमेट में ले सकते हैं, 2/20 होता तो 2/10 होता, 10 आ जाता, 20 होता तो, पर 19 है तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा बेटा ना। 20 होता तो 10 आता, 20 से कम है तो ये 10 से ज्यादा आएगा। अप्रोक्सीमेट आएगा 10.5%, 4%, जो भी है, लगभग इतना। समझ में आया ये? तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसके लिए तुमको प्रॉपर वो करना पड़ेगा। अब तुम इसको समझ सकते हो कि सर अगर इतना लंबा टाइम नहीं मिला तो वो अलग चीज है। हो सकता है इसके कई पार्ट्स पूछ ले, ये पार्ट पूछ ले कि भाई इसमें इनपुट हीट कौन सा है वो निकालो, जो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट निकालो जो हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, सिर्फ वो पार्ट निकालो जो हीट दिया हुआ है। तो ऐसे करके कई क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो जो भी पढ़ा है समझ में आया? राइट, ये वाला पार्ट हो गया। लास्ट हमारा बच गया क्या, कार नोट। इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे और पढ़ेंगे क्या कल की क्लास में, कार नोट। मजा आया क्लास में? मेरा तो गला बैठने को लगभग है ना, पर मेरे को इस तरह से क्लासेस लेने में बड़ा मजा आता है कभी कभी। बट हाँ, पढ़ने वाले भी होना चाहिए, टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टॉपिक एक्चुअली मजेदार है। इस पॉइंट से, इस सीक्वेंस से एक्चुअली कोई नहीं पढ़ाएगा। अब अगर तुम जाके देखो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि ग्राफ की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिना ग्राफ की, ग्राफ पढ़ लिया तो आराम से समझ में आएगा। तो इन सारी चीजों को एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। कल हम क्या करेंगे, कार नोट समझेंगे और 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही है जो स्कूल में नहीं समझ में आया था, है ना। चलो, गुड नाइट।